जहां सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अगली कड़ी में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें एक तरफ तो इशारा कर रही हैं कि जनता एक चीज़ समझ चुकी है। जनता के जितने कोर मुद्दे हैं उनके नाम से एक इंस्टा हैंडल बनाओ, सोशल मीडिया हैंडल बनाओ और सरकार पर टूट पड़ो। E20 के नाम से भी एक इंस्टा हैंडल बना है, E20 जनता पार्टी। तो मैं तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। मेरा सपोर्ट करने से तात्पर्य ये है कि इस तरह की मुहिम को, ये मुहिमें हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। हम आसानी से अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचा पाएंगे और जहां तक हम दबाव भी बना पाएंगे सरकार पर कि ये हमारा मुद्दा है, आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं और इन पर ध्यान दीजिए। तो अब इसमें रही बात रिजर्वेशन की, आरक्षण की, तो मैं 60-40% के मतलब रेशियो पर हूँ। मुझे लगता है कि 60% रिजर्वेशन होना चाहिए और 40% इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए कि रिजर्वेशन सच में मिलना किसको चाहिए। लगभग 38% ऐसे रिजर्व कैटेगरी के हैं जिनको कभी उसका फ़ायदा मिला ही नहीं। और फ़ायदा मिल किसे रहा है? अगर नहीं मिल रहा है 38% लोगों को, लगभग 40% लोगों को इसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मिल किसे रहा है? मिल उन्हीं को रहा है जो क्रीमी लेयर वर्ग में है। मतलब जो मलाई खा रहे हैं उन्हीं को फिर से मलाई खाने दिया जा रहा है और जिन्हें मलाई मिलनी चाहिए उन्हें दूर रखा जा रहा है, मक्खी की तरह, जैसे मलाई से निकाल कर झटक दिया जाता है। तो आरक्षण बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसको इतने आसानी से किसी एक आंदोलन को चलाकर स्थगित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। न ही कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी ही क्यों न हो, वो आरक्षण को छुएंगे भी नहीं। अमित शाह ने अभी पार्लियामेंट में ओपनली कह भी दिया कि हम आरक्षण को कभी हटाएंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं हटाने का, क्योंकि इससे उनका भारी वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन ये कह देने से समाधान नहीं निकल जाता। जैसे हर मुद्दे पर, जैसे E20 जनता पार्टी बनी कि एथेनॉल पर, एथेनॉल 20 का जो है मुद्दा, इस पर भी सरकार का ध्यान खींचा जाए कि आप जो गाड़ियाँ 2022-23 मॉडल की हैं, 24 मॉडल की, इवन 25 मॉडल की, उनमें अभी E20 इफिशियंसी नहीं है। आप E20 कैसे ऐसे बिना किसी मतलब जनता से इंटरेक्ट हुए, बिना जितनी भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कंपनियां हैं, 3 व्हीलर, इनको बिना आगाह किए 1-2 साल पहले कि हम E20 इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपने कैसे सडनली ऐसे जनता पर थोप दिया? इसका प्रभाव पड़ रहा है इंजन पर, जनता परेशान है। यही नितिन गडकरी जी हैं जिनको लेकर मेरे मन में काफ़ी इज्जत थी और जिस तरह से उन्होंने E20 को इंट्रोड्यूस किया वो इज्जत चली गई है मेरे मन से। आप जनता से बिना इंटरेक्ट हुए कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं? अब अगला मुद्दा, सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, एजुकेशन मिनिस्टर का। बहुत अच्छी बात है, पर उसी के बाद ये जो ऐसे लोग हैं जो आरक्षण से सच में प्रभावित हैं, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरक्षण हट जाए, आरक्षण हटना नहीं चाहिए, पर ये कई सारे स्टेट हैं जो 50% का जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का बैरियर है, इसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को इस पर एक कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट तो कराओ कि आखिर रिजर्वेशन जिस उद्देश्य को लेकर लाया गया था देश में, वो अपने कोर मुद्दे से भटक गया है। 38% ऐसी रिजर्व कैटेगरी के लोग जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिल ही नहीं रहा आरक्षण, तो फिर मिल किसे रहा है? और अगर वो 38% लोग जिन्हें नहीं मिल रहा आरक्षण, उन्हें आरक्षण का लाभ कौन दिलवाएगा? सरकार और विपक्ष मिलकर। पर ये ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहते। जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, मैं उस आंदोलन को संपूर्ण तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ठीक ठीक जगहों पर घूम चुका हूँ। मुझे इतना आइडिया है कि अभी समस्याएं हैं। आप सडनली आरक्षण को ऐसे हटा नहीं सकते, पर इस पर चर्चा कराइए। चर्चा कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें ऐसे बाहर निकल कर आएंगी जो अभी हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी, कोई एक कमेटी बनाइए सिर्फ इस इरादे से कि वो रिसर्च करें ग्राउंड लेवल पर कि रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। पर गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या कर रही है, और कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत आएगी। पर अगर डिबेट करा रहे हैं तो इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। डिबेट कराइए और ये बोलकर डिबेट कराइए कि हम जिन्हें नहीं आरक्षण मिल रहा है उन्हें आरक्षण दिलवाएंगे। आप ये मत कहिए कि हम आरक्षण हटाएंगे, आरक्षण हटाने के लिए चर्चा हो रही है, लेकिन कम से कम आप उनके फेवर में तो बोलिए जिन्हें इसका फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है।
जिनको मिल रहा है उनको मिलते चला जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, सरकारी नौकरियां हैं उसके बाद भी अगली पीढ़ी आरक्षण ले रही है। जिन्हें नहीं मिल रहा उन्हें आरक्षण कौन दिलाएगा? ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ आरक्षण शब्द पता है, आरक्षण का फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा कुछ जानकारी है भी नहीं। मेडिकल जैसे फील्ड में जहाँ -40 नंबर स्कोर करने वाला डॉक्टर बनेगा वो क्या इलाज करेगा? आज देश में जो आलोचना होती है इंजीनियर्स की और सरकार की कि कैसा ब्रिज कैसा रोड बना दे रहे हैं, ओवर ब्रिज बना रहे हैं, वो 90 डिग्री पर जाके टर्न ले रहा है, तो ये जनरल कैटेगरी वाले नहीं बना रहे हैं। आप रिसर्च करके देख लीजिए, ये वही -40 वाले हैं और यही सच्चाई है। एक क्राइटेरिया सेट करके रखिए कि हाँ मिनिमम इतने मार्क ऑब्टेन करने होंगे आपको अगर आप आरक्षण का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप चर्चा कराएंगे, कमेटी का गठन करेंगे तो ये चीज़ें निखर कर आपके सामने आएंगी, आपको इसका आभास होगा, पता चलेगा कि हाँ आरक्षण का फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है जिन्हें मिलना चाहिए। तो जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें कौन दिलवाएगा? एक और चीज़ मैं आजकल सोशल मीडिया को लेकर बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप देखेंगे जितने भी OBC SC ST कैटेगरी में हैं, मैं इनमें से कहूँगा OBC तो अब काफ़ी निखर कर बाहर आ गई है, काफ़ी ऐसे OBC में हैं जो सक्रिय हैं। पर आप देखेंगे ये जो रिजर्वेशन के जो जितने नेता हैं वकालत करते हैं, ये कहते हैं कि हर जगह जनरल भरते चले जा रहे हैं, हर जगह, चाहे वकालत हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ये IAS IPS वगैरह की कैटेगरी, IFS, हर जगह ये भरते चले जा रहे हैं जितने बड़े पोस्ट हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया है, जिस सोशल मीडिया पर इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं वो भी जनरल कैटेगरी ही अधिक कर रही है, और अगर इनके बाद कोई कैटेगरी है तो OBC है। SC ST तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बातें करने के लिए आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़ाई के आप नहीं कर सकते। और ये चीज़ें मैं ऑब्जर्व करने के बाद बोल रहा हूँ कि उसी सोशल मीडिया का यूज बाकी कैटेगरी के लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलूँगा, वो भी उनका स्किल है जो करते हैं, पर अगर आप सिर्फ स्किल के बेस पर पैसा कमाना चाहेंगे तो पैसा आपको पद नहीं दे सकता। पैसा आपको भौतिक सुविधाएं दे सकता है, पद नहीं दे सकता। और जब कभी आप किसी चपेट में आएंगे तो वो पैसा आपको बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि पद होना चाहिए और पैसे को मैनेज करने की समझ भी तो होनी चाहिए, कहाँ इसका यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बार अगर डिबेट करा दे रिजर्वेशन पर तो बहुत ही बेहतर होगा। मैं आरक्षण रहे 60% सपोर्ट करता हूँ, 40% मैं हटाने की कंप्लीट तौर पर अभी नहीं मांग कर सकता, क्योंकि वो जो 38% जिन्हें कभी लाभ मिला ही नहीं उन्हें भी तो मिलना चाहिए। और जिन्हें एक बार आरक्षण मिल रहा है, गवर्नमेंट ये क्लियर करे कि अब उनकी अगली पीढ़ी में आरक्षण न दिया जाए, तभी आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं आरक्षण जिन्हें अभी तक मिला ही नहीं है। और ऐसी आबादी 38% आप सोच सकते हैं। अगर भारत में, मैं एक अनुमान मान के चल रहा हूँ, भारत में मान लीजिए 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब रिजर्व कैटेगरी में हैं, OBC SC ST EWS मिलाकर, उनमें से 38% ऐसे लोग हैं जिन्हें मिला ही नहीं आरक्षण, मतलब 38 लाख लोग। तो आप दे किसे रहे हैं आरक्षण? जो सच में हकदार हैं उन्हें तो मिल ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसे आरक्षण का महत्व क्या हुआ? ये तो शून्य हो जा रहा है।